हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। फ्रेंड्स दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया, शानदार और एक गजब का सेशन लेकर गाइस, जो कि डेली बेसिस पर होता है और टाइमिंग अपना यही रहता है 10:15 पर अपनी क्लास चालू हो जाती है। तो बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाइए, एक बहुत ही शानदार लाइव टेस्ट नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी एंड सीबीटी 2 को टारगेट करता हुआ अपना ये बैच है, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट रीजनिंग के साथ साथ गाइस कवर करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के 20 साल के सभी क्वेश्चंस, ताकि हम लोग फैमिलियर हो जाएं उस लैंग्वेज के साथ में जो एग्जाम के अंदर आती है। तो क्या आप सभी लोगों को वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बता देना मुझे कि यस सर बिल्कुल रेडी हैं। सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए गाइस, सभी लोग आ जाइए जल्दी से। बहुत ही प्यारा ये सेशन होने वाला है और पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक आप लोग मुझे एंड में बताएंगे कि इस पेपर सेट के अंदर आपका क्या स्कोर रहा। हूबहू वैसा ही पेपर सेट आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा गाइस। जो आपको यहां पे करा दिया, अगर आपने ईमानदारी से अच्छे से आपने कर लिया तो दोस्तों आप लोग ये मान के चलिएगा आपके एग्जाम में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कोई भी नहीं रोकने वाला है। ठीक है, आपको ये विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ में, पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग एवरी संडे को ये टेस्ट देते हो, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ठीक है, स्कोर आप लोग बताया कीजिए कि सर हमने ये टेस्ट दिया था, इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि एवरी संडे को होता है दोपहर 12 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो आखिर आप लोग मुझे स्कोर भी बताइए, और अगर आप कोई पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, जहां पर आपको दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा गाइस। ठीक है, जहां भी दिक्कत आती है, जिस भी चैप्टर में आती है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक चीज आप लोग हमेशा याद रखें, सफलता इसमें निहित नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करते, बल्कि इसमें निहित है कि आप वही गलती दोबारा नहीं करते। सफलता इसमें निहित नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करते, जबकि सफलता इसमें निहित है कि आप वो गलती दोबारा नहीं करते हैं। ये चीज याद रख लेना जिंदगी में। सफलता इसमें नहीं है कि आप गलतियां नहीं कर रहे, गलतियां करो, लेकिन उन गलतियों को बार बार मत दोहराओ। एक बार में ही गलती हो गई है तो उसको सुधार लो। बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने अगर अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है, तो सबसे पहली चीज ये है कि अनअकैडमी पर आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लें, जिससे आपको क्लास के मैसेजेस प्राप्त हो जाएंगे कि ये क्लास दीपक सर की इस समय है एसएससी कैटेगरी में डेली बेसिस पर होने वाली क्लास रात को 9 बजे आपको पता है होती है। ठीक है, तो इस क्लास को अटेंड करना ही है, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा दीपू 10 कोड लगाकर आप अनअकैडमी का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। नए बैचेस चालू हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर क्या कोई ऐसा बैच आ रहा है क्या जिसमें कंप्लीट नॉन वर्बल हो जाएगी। तो भाई कंप्लीट नॉन वर्बल रीजनिंग का बैच चालू हो गया है। कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लेना एसएससी कैटेगरी में, क्योंकि भर भर के आने वाली है। सीबीटी 2 में भी और ग्रुप डी में भी लॉजिकल रीजनिंग भर भर के आने वाली है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 9 बजे वाली क्लास का मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, चलिएगा। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन ये है गाइस। चलिए, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क जरूर करूंगा भाई। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करने का पीछे का एक रीजन भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड सेम क्वेश्चन रेलवे में 20 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया।
रेलवे में ही 20 बार से भी ज्यादा बार इस तरीके का कंसेप्ट आया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लें एक बार। देखिएगा देखिएगा, ओ से पी, ओ का पी +1 हो रहा है, आर का एस +1 हो रहा है, सब में +1 दिखाई देगा आपको। वी का डब्ल्यू +1 है, जी का एच +1 है, इनमें आपस में तो +1 है, लेकिन अगर इसका लास्ट लेटर और इसका पहले लेटर का कंपैरिजन करूं तो क्या आ रहा है, पी के बाद क्यू आर +2, एस के बाद टी यू वी, यहां हो रहा है +3, तो यहां क्या बनेगा, डब्ल्यू के बाद +2 +3 तो अगला हो जाएगा +4, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए, तो ए आना चाहिए, और ए में फिर +1 करूं अगर मैं तो बी होना चाहिए, तो क्या ए बी ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ए बी ऑप्शन है। फिर बी के बाद ऑटोमेटिकली देख लो +5 करोगे तो जी आ जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है हमारा बी ऑप्शन। क्या सभी लोगों का बी ऑप्शन आ गया, क्या सभी लोगों का बी ऑप्शन आ गया है, ए बी वाला ऑप्शन आ गया है? फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो, शेयर कर दो कि यस सर आ गया है, पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में सिमिलरिटी है, वह एक कौन सा है जो अलग है? मैंने आपको बार बार समझाया इस तरीके के क्वेश्चन को करना, है ना, और लेटेस्ट अभी एनटीपीसी के एग्जाम में आया है, देख लो फटाफट से। एनटीपीसी 2021 में जो पेपर चल रहे हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चन आया है, देखते कितनी देर में कर पाते हो। क्या बात है, आंसर भी आ गया, आंसर भी आ गया यहां पर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। यहां हो रहा है 14 दूनी 28 + 5 33। अगर पहले वाले नंबर को दूसरा वाला नंबर बना दे तो ऐसे ही 5 दूनी 10 + 5, यहां भी 15 हो रहा है, सी ऑप्शन में भी। बी ऑप्शन में देखें 8 दूनी 16 +9 बन रहा है यहां तो सॉरी, और 9 दूनी 18 + 5, यहां 23 हो रहा है, तो विच वन इज डिफरेंट? ये डिफरेंट हो गया ऑटोमेटिकली, डिफरेंट कौन हो गया, ये डिफरेंट हो गया। सभी लोगों का सही है, फटाफट से जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, और जस्ट 10 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 7 का क्यूब तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर, 49 इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 बार बोला है, नियरेस्ट स्क्वायर नियरेस्ट क्यूब, नियरेस्ट स्क्वायर नियरेस्ट क्यूब, नियरेस्ट स्क्वायर और नियरेस्ट क्यूब आना चाहिए। तो ये देखो साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है सर, 8 का क्यूब +8, और ये हो रहा है 7 का क्यूब +7, तो 2 लगातार नंबर है, सही है, तो ये खत्म हो गया, ये आ गया आंसर। 4 का क्यूब +4, 3 का क्यूब +3, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी लोगों का सही है क्या? फटाफट से थम्स अप करके बता दो कि यस सर बिल्कुल सही है, एकदम गोली की स्पीड से क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी जल्दी। क्या कहते हो भाई, सभी का आ गया ये आंसर? प्लेलिस्ट उठा के देखना भाई, 4 बार थ्योरी पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, 4 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जीरो से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक की थ्योरी आपके पास में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एनटीपीसी की प्लेलिस्ट उठा के देखना आप, ठीक है, इतनी गजब की थ्योरी पढ़ाई हुई है, अगर पढ़ने वाले में दम होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन यूं यूं करना चाहिए आपको, मतलब जबरदस्त तरीके से। क्या ये कंसेप्ट नहीं बताएं क्या आपको, जो पीछे वाला कराया आपको? ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है जो नहीं बताया हुआ हो। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। हैश का मतलब क्या है? गुणा करना, 16 $72। चलो पुट कर दो जल्दी से, डॉलर की जगह क्या, प्लस, @ का अर्थ है भाग देना, इसका अर्थ है -12, ये 12,
12 माइनस 12 कैंसिल, 24 इंटू 16, 32 और 6 कितना हो गया 38, 384। चलिए गाइस, some bottles are kept, नो केप इज प्लास्टिक, ध्यान से देखना, रुकावट है इस पर। सम बोटल्स आर केप, नो केप इज प्लास्टिक, केप और प्लास्टिक पर रुकावट है। अगला, सम बोटल्स आर प्लास्टिक, क्या कुछ बोटल्स प्लास्टिक हैं? और फिर नीचे दे रखा है सम बोटल्स आर नॉट प्लास्टिक, तो नीचे वाली बात तो बिल्कुल सही है ना, सम बोटल्स आर नॉट प्लास्टिक, ये वाले बोतल प्लास्टिक नहीं है, सही तो है। सम बोटल्स आर नॉट प्लास्टिक, ये बात बिल्कुल सही तो है भाई, सम बोटल्स आर नॉट प्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है नीचे वाली तो। और ऊपर वाला बोल रहा है सम बोटल आर प्लास्टिक, ये रॉन्ग कर दोगे आप। तो आंसर क्या बनेगा? सेकंड फॉलो। आंसर क्या बनेगा? सेकंड फॉलो। पर मैं यहाँ पे काफी सारे लोगों को देख रहा था कि वो आइदर और आंसर कर रहे थे भाई। क्या सोचकर आइदर और आंसर कर रहे थे भाई? कहाँ चला गया माइंड, कहाँ चला गया भाई? सोचने वाली बात है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो ये तो बिना मतलब के नंबर कटाना हुआ भाई, है ना। तो ऐसी गलती ना करें, ध्यान से देखें। सम बोतल आर नॉट प्लास्टिक, तो सही तो है, ये वाले बोतल प्लास्टिक नहीं है, सेकंड फॉलो होगा। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, फटाफट से बता दें क्या आंसर होगा। 80 63, 84 48, 66 39, 93 75। क्या लॉजिक लगाएंगे इसके पीछे? देखिए, अगर आप सी ऑप्शन को उठाएं तो सी ऑप्शन में आप अप्लाई कर सकते हैं 8 + 4 = 12, तो 4 + 8 = ये भी कितना हो रहा है 12। बी ऑप्शन को देखें, 9 + 3 = 12, तो 7 + 5 = also 12, 6 + 6 = 12, 3 + 9 = 12, बट 8 + 0 = 8 एंड 6 + 3 = 9। तो यहां पर देखो ये मैच नहीं कर रहा, बाकी ये दोनों, ये सारे मैच कर रहे, बाकी सब में देखिए इक्वल आ रहा है, पर यहां पे देखो तो विच वन इज डिफरेंट? ए ऑप्शन इज डिफरेंट। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, सभी बच्चों से पूछ रहा हूं, कितने बच्चों का आंसर आया था
और जिस तरीके से लॉजिक मैंने लगाया है उसी तरीके से आप लोगों ने लगाया था। ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने लगाया, कितने लोगों ने सेम इसी टाइप का लॉजिक लगाया था और एक बार में आंसर आ गया था, वो यस करिएगा, जिनका नहीं आया था वो नो करिएगा। बताइए। इसके अलावा आप चाहते तो 3 से डिवाइड भी कर सकते थे, ये लॉजिक भी लगा सकते थे। 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, हो रहे हैं क्या? देखो बिल्कुल हो रहे हैं। ये दोनों नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं। कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा? 83 से डिवाइड नहीं होगा, तो भी आप अलग कर सकते थे। लॉजिक आप चाहे कितने भी लगाओ, आंसर तो आपका वही आएगा। चलिए देखिएगा इधर, अब टीसीपी का कोड ये है, सी की ली का कोड ये है, ली री मी का कोड ये है। तो उस भाषा में किस शब्द का कोड स्वीट है? स्वीट का कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है? स्वीट। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं जूस। तो जूस का कोड आ जाएगा आपके पास में यहां पर सी। दोनों में कंपेयर किया तो आ गया कोड, जूस का कोड आ गया सी। इज का कोड क्या आ जाएगा? दोनों में इज आ रहा है, इज का कोड आ जाएगा आपके पास में LEE। सही है। तो लास्ट में कौन बच गया? नी बच गया। तो नी कोड किसके लिए आ जाएगा? स्वीट के लिए, KEE। अगर रेन को वाटर, वाटर को रोड, रोड को क्लाउड, क्लाउड को स्काई, स्काई को सी कहा जाए, सी को पाथ कहा जाए, तो हवाई जहाज कहां उड़ेंगे? एरोप्लेन कहां उड़ेंगे? एरोप्लेन उड़ेंगे आप सभी लोग जानते हैं स्काई के अंदर, और स्काई को क्या बोला है? सी, समुद्र बोला गया है। तो आंसर क्या बन जाएगा? समुद्र। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा ये क्वेश्चन करके बताइए। माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं, माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं, पर कामयाबी भी कल बड़ी होगी। हमेशा माइंड में याद रखो और बढ़ते जाओ आगे। देखिएगा 48 माइनस 42 इक्वल टू 6, और 6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 18। ऐसे ही 91 माइनस 53 कितना आएगा? थर्टी एट। सही है। 38 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। गड़बड़ हो गई क्या कहीं? सॉरी 48। थर्टी एट 48 इंटू 3 करेंगे, सॉरी 38 इंटू क्या करेंगे? 3। 3 किया हुआ है ना? 38 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 114। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये देखिए सिंपल सा मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस साइड पर मिरर लगा हुआ है और मिरर का मतलब आप जानते हो लेफ्ट वाली चीज राइट में बनेगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में बनेगी, ठीक है। यानी ये जो लाइंस आ रही हैं ये लाइंस पास में ही बनेगी। कितने ऐसे ऑप्शन है, यहां नहीं है, यहां तो लाइंस वर्टिकल हो गई और यहां भी राइट साइड में ही आ रही है, तो ये तीनों तो लाइंस वाला हट ही गया। बचा कौन सा, एकमात्र ऑप्शन बच रहा है, ए ऑप्शन। चलिए एक सच्चाई बताऊं दोस्तों, जीवन की सच्चाई ये है, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, सबका वक्त जरूर आता है, ठीक है, याद रखना। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। चलिए फटाफट से बताइए जल्दी से, क्या आएगा। आपका वक्त भी जरूर आएगा और उसकी शुरुआत आप कर चुके हो रेगुलर इस क्लासेस को अटेंड करके। जो अंत तक बना रहेगा वो सिलेक्शन 100% लेकर जाएगा, 100%। क्या आएगा भाई, 4, 17 और 9। बिल्कुल सही है। देखिए 4 × 2 अगर कर दें, 4 दूनी 8 कर दें और 8 में ये 9 ऐड कर दें, तो बिल्कुल देखना 8 + 9 कितना हो गया, 17 हो गया। आप खुद देख लो, सही है। तो इसी तरीके से देखना 11 × 2 22, 22 + 3 नॉट इक्वल टू 26। ए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, बी ऑप्शन चेक कर लो। 7 दूनी 14 और 5 ये भी मैच नहीं करेगा। सॉरी, 5 × 2 10, 10 + 5 15, यहां मैच करी, सी ऑप्शन मैच कर गया, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। चलिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू कर देना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गिन नहीं पाते ऐसे क्वेश्चन से, दिक्कतें होती हैं उनको। तो सबसे पहले हमेशा टारगेट उसको रखो जो आपको दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई देगा, इसको इधर बना लेता हूँ, है ना, ताकि आप और अच्छे से गिन पाओ। ये लीजिए, पहले जो गिन सकते हो वहां पे काउंट कर लो। ये 1 बन रहा है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 5 तो वो हैं जो आप डायरेक्टली काउंट कर पा रहे हो, 1 2 3 4 5, सही है। अब देख लो, ये 1 इस नीचे वाले खाली वाले भाग के साथ मिलाकर ट्राइंगल बना रहा है, देखिए आप, ये हो गया 6, ये 6 हो चुका है। 6 के बाद देखना, ये 2 इस खाली वाले भाग के साथ, दो दो के जोड़े बना लो पहले, ये 2 इसके साथ मिलकर ट्राइंगल बना रहा है, ये हो गया 7, 7 हो गया। ये 3 इसके साथ मिलकर ट्राइंगल नहीं बनाएगा, लेकिन पीछे की तरफ जाए अगर, 4 इस खाली वाले भाग के साथ मिलकर ट्राइंगल बनाएगा, ये हो गया 8।
5 इस खाली वाले भाग के साथ मिलकर ट्राइंगल बनाएगा, ये हो गया 9। ठीक है, तो 9 तो वो हैं जो आप लोग इजीली गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, फिर पेयर बनाए आपस में 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है, अब इनको आपस में भी कंबाइन करो, देखना है ये ब्लू वाला पोर्शन और ये रेड वाला पोर्शन पूरा मिलकर एक बड़ा सा नहीं बना रहा क्या? ये देखो, ये देखिए ये बना रहा है, बना रहा है ये। ठीक है, तो मैं इसको गिन सकता हूँ, ये आ गया 11, ये 11 हो चुका है। इसी तरीके से पीछे की तरफ ये वाला, सॉरी 9 के बाद, सॉरी ये हो चुका है 10, 9 के बाद ये हो चुका है 10, 10 के बाद ये बनेगा, ये होगा 11। ठीक है, ये 11 हो चुका है, आराम से गिन लो, 1 2 3 4 5, फिर इधर वाला 6, ये 7, ये 8, ये 9 था, फिर ये बना 10, ये वाला पोर्शन बनाया 10, ये वाला पोर्शन बनाया 11। ठीक है, अब देखना इधर 11 के बाद देखना आप, दो और बनेंगे, 11 के बाद दो और बनेंगे, एक तो यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, देखना इधर इस पोर्शन को बना रहा हूं मैं, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, ये वाला सिर्फ इतना सा, सिर्फ ये इतना सा जो पोर्शन है, इसको देखो, ये भी तो ट्राइंगल बना रहा है, ये हो गया 12, और सेम टू सेम यही बड़ा वाला, इसी को अगर आप और बड़ा वाला कर दो, यहां से लेके यहां तक, ये देखिए जैसे छोटा बनाया था आपने वैसे ये बड़ा वाला बना रहे हो आप, तो ये हो गया 13। तो ईमानदारी से बताइए कि कितने बच्चों का 13 आया है? सही से गिनना बड़ा ही जरूरी है। अब ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन गिनने में हो सकता है कि आपसे एक छूट जाए या आप एक ज्यादा गिन लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे एक व्यक्ति है उसका मैं नाम भी लेना चाहूँगा, चंदन देवगन, वो बोल रहे हैं 14+ बोल रहे हैं, तो बेटा गलत हो गया आपका। अनुभव जो बोल रहे हैं सर 17 वाला है, सो बोल रहा है कि 17 वाले मान जाओ, अच्छा वो 17 वालों को बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा होगा। ब्रिजेश यादव बोल रहे हैं 17 वाले मान जाओ, तो 17 आपने आंसर दिया होगा। प्रियांशी है 15 आंसर दे रही है, तो बिल्कुल गलत है भाई ना, थोड़ा आराम से देखेंगे। 13 इज दी करेक्ट आंसर, नहीं ना। अब देखो यहाँ पे जिसने 17 गिना है उसका तो बिल्कुल गलत है, पर मैंने 13 गिना है, तो क्या 13 ही बनेंगे या और भी बनेंगे? गिन लो भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नहीं है। कम से कम कुछ लोग तो हैं जो बढ़िया है, शानदार हैं, गजब के हैं, और वो गिनते भी सही से हैं। ये 13 गिन चुका हूं यहां तक। आप ये तो भूल ही गए कि इस 2 को इस खाली वाले भाग के साथ मिलकर भी तो ट्राइंगल बना सकता हूं मैं। ये क्या ये ट्राइंगल नहीं बना सकता क्या? अभी मैं देखो आप इधर, अगर इसको मैं ले लूं यहां से, इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को ले लूं, तो क्या ये ट्राइंगल नहीं बनेगा? ये 13, और इधर से भी सेम, ये ऐसा का ऐसा इधर से भी बनेगा। भाई बड़ा वाला तो तुमने गिन लिया, पर ये कहाँ गिना? ये दोनों कहाँ गिने? अभी ये दोनों कहाँ गिने? तो 13 वालों, मैंने 13 गिना तो आपने भी 13 गिना, है ना? यही हुआ ना। इसका मतलब आपने खुद ने देखा नहीं। और कुछ बच्चे थे वास्तव में जो काबिले तारीफ, मस्त, एकदम डटे हुए थे। प्रियांशी का आंसर सबसे पहले आया 15, उसके बाद विजय ने आंसर दिया 15, काफी सारे लोगों का 15 आंसर आया। अभी भी गिन लो, अभी भी समय है। आपकी सुई तो 11 पे अटक गई थी, पहले 11 से उठा के 13 तक पहुंचाया गया, और कम से कम मैं बता रहा हूं 99.99% लोगों का आंसर 13 13 13 13, क्योंकि मैंने यहाँ पे गोला कर दिया था। जैसे यहाँ पे गोला करा सबका माइंड में अच्छा बस सर ने गिन लिया, 13 13 तो हमने भी गिन लिया, खत्म। आराम से देखेंगे तो ये 2 और बनेंगे। कितने बनेंगे? 15। क्या और कोई बन सकता है? देखो, क्या और कोई बन सकता है इसके अंदर? आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो, कोई कोई इशू नहीं है। देखो आराम से, क्या और बन सकते हैं? तो 17 वालों, देखो आप तो गलत थे ही, 13 वालों का भी गलत हो गया, 11 वालों का भी गलत हो गया,
आंसर क्या बनेगा? 15 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला करते हैं, ये लीजिए। 4 मित्र हैं, गोविंद की आयु कृष्ण की आयु की दुगना है। ठीक है, गोविंद की जो आयु है वो कृष्ण की आयु से दुगना है। नंदू की आयु कृष्ण की आयु का आधा है। नंदू की आयु कृष्ण की आयु का आधा है। ग्वाला कृष्ण से 6 वर्ष बड़ा है। ग्वाला जो कृष्ण है ना, कृष्ण की जितनी आयु है उससे 6 वर्ष बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है? ये लो, ग्वाला कृष्ण की आयु से बड़ा है। कृष्ण की एक खुद की एक आयु होगी, उससे 6 साल बड़ा तो ग्वाला है, तो ये तो सबसे छोटा होगा नहीं। कृष्ण का दुगना तो ये कौन था? गोविंद। ये ग्वाला, तो गोविंद भी नहीं होगा, ग्वाला भी नहीं होगा। और कृष्ण की खुद की जो आयु है उसकी भी आधी क्या है? नंदू की आयु है। तो नंदू सबसे छोटा हुआ ना। सबसे छोटा कौन हुआ? नंदू। नंदू की एज सबसे छोटी है, इसका मतलब। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी कि सर प्लीज डेली जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी चालू कर दीजिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी हमने चालू कर दिए हैं, ध्यान से देखिए। आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट पहले मैं बता देता हूं आपको। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? एक तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देखना होता है और एक वीक आर्ग्यूमेंट देखना होता है। कौन कौन सा? एक तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देखना होता है और एक वीक आर्ग्यूमेंट देखना होता है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक है। क्या भर्ती परीक्षाओं में तार्किक क्षमता यानी कि इंटेलिजेंस, एनालॉग या यूं कह सकते हैं रीजनिंग के प्रश्न दिए जाने चाहिए? क्या भर्ती परीक्षा में रीजनिंग के प्रश्न देने चाहिए? इंटेलिजेंस अलोंग विद स्किल इज एन एडेड एडवांटेज। अब यहां पे बोला जा रहा है, सॉरी, शुड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन बी गिवन इन दी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, की परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न देने चाहिए? तो पहला तर्क दिया है एक व्यक्ति ने, यस देने चाहिए। यह व्यक्ति की सामान्य बुद्धिमत्ता का परीक्षण करता है जो दिन प्रतिदिन कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, हकीकत है। लॉजिकल रीजनिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? कि व्यक्ति की सामान्य बुद्धि किस तरीके से कार्य करती है, कि दिन प्रतिदिन जो वो कार्य करता है उसमें किस तरीके से वो अपना जीवन का यापन कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरे ने बोला कौशल के साथ बुद्धिमत्ता एक अतिरिक्त लाभ है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास टैलेंट है पर आपके पास बुद्धि की विशेषता भी है तो ये आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा? बोथ राइट, दोनों ही सही, दोनों स्ट्रॉन्ग, बोथ राइट, दोनों ही सही। चलिए, अब ये क्वेश्चन है अजम्पशन से रिलेटेड, और अजम्पशन के लॉजिक आप लोग जानते हो, पूर्व धारणा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस पे भी फोकस करो। 4 से 5 क्वेश्चन आप ग्रुप डी में मान के चलिएगा, और सीबीटी 2 का इतिहास गवाह है कि लॉजिकल रीजनिंग भर भर के आती है। याद रख लेना, कोई सा भी एनटीपीसी का सीबीटी 2 उठा लेना, इसीलिए प्रैक्टिस आज से ही करना चालू कर देना भाई। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक विज्ञापन बोर्ड पर लिखा है, एक विज्ञापन बोर्ड पर लिखा है कम समय में वजन घटाने के लिए हमारे कोर्स से जुड़े। कम समय में अगर आपको वजन घटाना है तो हमारा कोर्स ज्वाइन करो। एक विज्ञापन है, ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट है। तो पूर्व धारणा क्या होगी? बिना कक्षा में जाए, बिना कक्षा में जाए कोई वजन नहीं कम कर सकता। नेगेटिव बात कर रहा है, और आप लोग जानते हो कि जब पूर्व धारणा के अंदर नेगेटिव बात कही जाएगी, नेगेटिव जो भी बात होगी तो वो हमेशा गलत हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमने रॉन्ग कर दी। क्यों भैया? ऐसा कोई रूल थोड़ी है, नहीं कर सकता। अगर नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी आ गई, कोई नेगेटिव बात आ जाए या नेगेटिव पॉसिबिलिटी आ जाए, तो उसको आप देख के ही गलत कर देना। वे लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं कक्षा में शामिल हो सकते हैं। उसने ये नहीं बोला कक्षा में शामिल होंगे, उसने बोला कक्षा में शामिल हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। क्या है? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी, सकारात्मक संभावना है। सकारात्मक संभावना जहां कहीं भी होगी वो पूर्वधारणा सही मानी जाती है।
तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन से आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि यस सर, नेगेटिव और नेगेटिव पॉसिबिलिटी रॉन्ग करनी है, पॉजिटिव सेंस या पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होगी तो राइट करनी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सभी लोग थम्स अप कर देंगे। ईमानदारी से सभी लोगों का थम्स अप आना चाहिए, कोई कंजूसी नहीं, मेहनत जम के करेंगे और जम के नंबर लेके आएंगे। देख लेना इसी क्लास में से जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, वो सभी बच्चे सिलेक्शन लेकर जाएंगे। ये आज मैं बोल रहा हूं, तुम लोग 110% श्योर सिलेक्शन लेके जाएंगे अगर वो रेगुलर रहते हैं और मेहनत करते हैं साथ में। चलिए, पौधा बड़ा होकर क्या बनता है? पेड़। तो लड़की बड़ी होकर क्या बनेगी? महिला। मानव चिकित्सक और स्नातकोत्तर, मानव के अंदर चिकित्सक भी आएगा और पोस्ट ग्रेजुएट भी आएंगे, पर सारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर तो नहीं है ना, थोड़े बहुत होंगे। तो आंसर कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन। चलिएगा, इसको करना है हमें बीच में ये स्टार आ जाएंगे दो। बी ऑप्शन। चलिएगा नेक्स्ट। अब भैया ये है मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये है मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अगर 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 45 हो जाएगा, और 45 में अगर इस 3 का डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी। देखिए 45 में अगर 3 का भाग लगा दूंगा तो 15 आ जाएगा। तो क्या सेम टू सेम वही लॉजिक आगे वाले में लग रहा है? यानी 12 इंटू 16 कर दूं, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 2 का डिवाइड कर दूं तो ये आ गया 96। और बिल्कुल ऑप्शन के अंदर 96 दे रखा है और आगे भी सेम अप्लाई हो रहा है। 84 डिवाइड बाय 4, 21 आ जाए। सही। नीलू ने अपनी शादी की सालगिरह 15 जनवरी 2018 को सेलिब्रेट करी और उस दिन था मंडे, उस दिन सोमवार था। तो अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी? यानी कि सेम डे कौन से ईयर में आएगा? सेम डे कौन से ईयर में आएगा ये पूछ रहा है कि नीलू ने अपनी सालगिरह 2018 में सेलिब्रेट करी थी, लेकिन उस दिन मंडे था। अब उसको दोबारा मंडे को ही सेलिब्रेट करना है, उसी दिन सेलिब्रेट करनी है, वापस से मंडे को ही सेलिब्रेट करनी है उसको अपनी सालगिरह। 15 जनवरी तो फिक्स रहेगा ही ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ईयर कौन सा होगा, ईयर पूछ रहा है। यानी वापस से 15 जनवरी को मंडे कब आएगा ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता चुका हूं मैं कि 18 या जो भी ईयर आपको दे उस ईयर में आप डिवाइड करना किससे? 4 से। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक हो जाएगा 16, शेषफल कितना बचा? 2। अगर रिमाइंडर 1 बचता तो आप क्या करते? 6 जोड़ देते। 2 बचता है तो 11 जोड़ देते हैं ईयर में। 3 बचता है तो भी 11 जोड़ देते हैं, और कुछ भी नहीं बचता है तो आप उसके अंदर 28 जोड़ देते हैं। ये कंसेप्ट याद रखो, ठीक है? तो 2 बचा तो 2 बचेगा तो आप ईयर में क्या जोड़ दोगे? 11 ऐड कर दोगे। सही है। अब आप कहोगे कि सर 2018 में अगर मैं 11 ऐड करूं तो ये आना चाहिए मेरे पास 2029, पर भाई 2029 तो है ही नहीं, 2029 तो ऑप्शन में ही नहीं है सर। तो यहां पर देखिए, अब इस समय पे हम लोग क्या करेंगे? अब 2029 अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया है तो उससे पहले 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 21 दे रखा है, 25 दे रखा है, 24 दे रखा है और 23 दे रखा है। अब आप देखोगे कि 2018 ये जो 18 है, इस 2018 को आप बोलोगे नॉर्मल ईयर। अब मैं बिना पेन चलाए हुए इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। देखो बिना पेन चलाए हुए, नो पेन नो पेपर, नो पेन नो पेपर, कोई पेन नहीं चाहिए, कोई पेपर नहीं चाहिए। देखो कैसे। अब भाई ये नॉर्मल ईयर है। अब नॉर्मल ईयर से अगर आप नॉर्मल ईयर पर जा रहे हो, देखो
नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पर जा रहे हो तो इसको आप बोलोगे कंप्लीट कैलेंडर का रिपीट होना। इसको आप क्या बोलोगे? कंप्लीट कैलेंडर का रिपीट होना। इसको आप बोलोगे कंप्लीट रिपीट। क्यों? कंप्लीट रिपीट कब होता है? कंसेप्ट पता है ना कंप्लीट रिपीट का? जब सर हम एक नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पर जाएं, या फिर हम एक सर लीप ईयर से लीप ईयर पर जाएं, तो वो बनता है कंप्लीट रिपीट। वो बनता है कंप्लीट रिपीट। लेकिन सर जब हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर पर जाएं, या फिर लीप ईयर से नॉर्मल ईयर पर जाएं, तब कंप्लीट रिपीट नहीं होता। तब क्या होता है? पार्शियली रिपीट। क्या होता है? पार्शियली रिपीट। कहां से लेके कहां तक का रिपीट होता है? सर 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का कैलेंडर भी रिपीट हो सकता है। अगर हम एक नॉर्मल ईयर 365 वाले से 366 वाले पर जाएं, या 366 वाले से 365 वाले पर जाएं, तो 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का कैलेंडर रिपीट होता है। तो भाई मेरे आंखें खोलकर देख लो ना कि इनमें से अब 2029 से पहले कौन सा, क्योंकि ये तो नॉर्मल ईयर है तो कोई लीप ईयर ही आएगा। अब आंसर हमारा क्या बनाएगा? कोई लीप ईयर। तो भैया लीप ईयर कौन सा है? कौन सा लीप ईयर है? खत्म। 4 में से 3 तो तुम्हारे नॉर्मल ईयर थे, 1 तुम्हारा लीप ईयर है, तो 2024 आंसर होगा। क्या होगा? 2024। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। आपने देखा। अब इसको ओरली कैसे कर सकते थे? बिना पेन चलाए हुए कैसे करना था? अच्छा, 2018 में भाग लगाया 4 का, बचा 2 में अगर 2 बचा तो 11 जोड़ते हैं। 18 में जब आपने 11 जोड़ा तो आपके दिमाग में आ गया कि आंसर 29 होना चाहिए, 2029। तो 2029 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब 2029 ऑप्शन में नहीं है तो 18 अगर नॉर्मल ईयर है और 2029 के बीच में अगर मुझे निकालना है तो एक लीप ईयर आना चाहिए, क्योंकि सामान्य वर्ष लीप ईयर के साथ पार्शियली रिपीट होता है, या फिर लीप ईयर नॉर्मल ईयर के साथ पार्शियली रिपीट होता है। 18 था नॉर्मल ईयर, तो इसके साथ लीप ईयर वाला कंसेप्ट बन सकता है। लीप ईयर एक ही आ रहा था, 2024। खत्म। खत्म। अब देखना इसको। अब इसको शॉर्ट में कैसे करना था? अगर आपको पेन चलाने की आदत पड़ी हुई है और नहीं, आप तो चाहते हो कि नहीं सर हम तो बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, हम तो पेन ही चलाएंगे जिंदगी भर और पेन चला के ही आंसर लेके आएंगे, तो भैया इस तरीके से फिर करोगे तुम। 2018 नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो ये 1 दिन एक्स्ट्रा ले लिया। 2019 भी सर नॉर्मल ईयर है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसके अंदर भी एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा? 1 एक्स्ट्रा दिन आएगा सर। फिर 2020 में एक्स्ट्रा दिन कितने लोगे? 2, क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे। फिर 2021 में 1 एक्स्ट्रा दिन होगा, नॉर्मल ईयर है। 2022 कितना? 1 एक्स्ट्रा दिन होगा, नॉर्मल ईयर है। 2023 कितना एक्स्ट्रा दिन? 1 एक्स्ट्रा दिन होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। तो मेरे भाई इन सबको ऐड करो आप। जब इन सबको ऐड करोगे तो 7 ऑड डेज आ गए कि नहीं आ गए? 7 ऑड डेज का मतलब होता है 7 एक्स्ट्रा दिन। जब 7 एक्स्ट्रा दिन हो गए तो याद रखो, जहां पर भी 7 का 7 आ गया, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 5 6 7, जहां पर भी 7 या 7 14 21 ऐसे मल्टीपल में आ जाए तो उसके बाद में आने वाला ईयर सेम होता है। 2018 का कैलेंडर किसके साथ रिपीट होगा? 2024 के साथ रिपीट होगा। पर कहां से लेके कहां तक? 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर दोनों का सेम होगा। मजा आ गया कि नहीं होगा? फटाफट से थम्स अप कर दो। ठीक है, ये सेम हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 2024 हमारा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। तो डिटेल में पढ़ो चीजें, पर कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखो। चलो क्या बनेगा भाई अगला? ये क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डीमोस और अल्फा सेंचुरी, ये सारे के सारे नहीं। सीरियस है ना? सीरियस
ये स्टार्स हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी भी स्टार्स है और ये अल्फा सेंचुरी भी स्टार्स है, लेकिन ये नहीं, डिमोस स्टार्स सेंचुरी नहीं, स्टार गैलेक्सी अपन बोल सकते हैं जिसको, स्टार सेंचुरी बोल सकते हैं। ये सब स्टार्स हैं भाई, है ना। अल्फा सेंचुरी स्टार है, प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार है, सीरियस स्टार है, लेकिन ये डिमोस स्टार नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों। चलिए काउंट करिए फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 12 लेटर्स हैं, अब 12 लेटर्स हैं तो क्या करोगे, 12 में डिवाइड करोगे, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का। 6 से सबसे बड़े वाले से चालू करते हैं। हालांकि ABCD 4 लेटर आ रहे हैं, तो चाहे तो आप 4 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप 4 का बना के देख लो। ये लीजिए, ये लीजिए, तो यहाँ C मिसिंग है, DCBA, तो ये बन जाएगा DCBA, ये बन जाएगा DCBA, तो आंसर आएगा CDBDA। क्या आएगा, CDBDA। आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया CDBDA। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अब यहां पर आपको कोई ऐसा लॉजिक लगाना है जिससे आप 22 बना लो। इस 6 4 और 1 की वैल्यू को ऐसा बनाना है कि 22 बन जाए। तो साफ साफ दिख तो रहा है, 6 और 4 10, 10 और 1 11 होता है। इस 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 22 हो जाए। 3 + 5 + 3, ये 11, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 22 हो जाए। तो ये आंसर आ गया। पश्चिम की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं भाई, अमित और ललित के मध्य में चेतन बैठा है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग। बोल रहा है अमित और ललित के बीच में चेतन बैठा है, भुवन ललित के ठीक बाईं ओर है। पहला तो उसने बोला अमित और मान लो ललित, है ना, ये ना। अमित और ललित के मध्य में कौन बैठा है, अमित और ललित के बीच में चेतन बैठा है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, वैसे चेतन बैठा है अमित और ललित के बीच में, दोनों केस ले लिए। भुवन ललित के ठीक बाएं हैं, ये लो, भुवन ललित के ठीक बाएं हैं, तो ये केस हो गया रॉन्ग, ये राइट चल रहा है। चेतन ललित के ठीक दाईं ओर है, सही है, चेतन ललित के ठीक दाईं ओर है। भुवन ललित के ठीक बाईं ओर है, लेकिन दिलीप के दाईं ओर है, तो दिलीप यहां आ गया, दिलीप के दाईं ओर है। दिलीप के ठीक बगल में कौन बैठा है, ये उसने पूछा है। फहीम ठीक बाएं छोर पर, तो फहीम यहां आ जाएगा। तो उसने बोला है दिलीप के ठीक बाएं बगल में कौन बैठा है, तो दिलीप के ठीक बगल में कौन बैठा है, एक तो फहीम और एक भुवन। दिलीप के बगल में कौन है, फहीम और भुवन, तो भुवन और फहीम दिलीप के ठीक बगल में बैठे, ये आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी यार, बहुत ही इजी था। चलिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, साफ साफ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, टॉर्मेंट नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं, टॉर्मेंट, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें कि टी यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, जबकि टी यहाँ पर 1 बार ही। 2 ट्रक एक ही माल गोदाम से जा रहे हैं भाई। ट्रक ए उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ट्रक ए यहां आ गया, ओहो सॉरी। ट्रक ए उत्तर दिशा में बोला है पहले तो 6 किलोमीटर, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर। इसी समय ट्रक बी पूर्व दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। बी तो सीधा यहाँ आ गया, ए यहाँ पर है। फिर वो उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, बी अब यहाँ आ गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ के 4 किलोमीटर।
तो ट्रक ए के संदर्भ में बी कहां पर है, ट्रक ए के संदर्भ में बी कहां पर है, ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है आपको। 4 तो ये थी सरी, ये पूरी कितनी थी, 9 थी, तो 9 में से ये 4 बचा कितना, 5, 5 ये और 4 ये, तो टोटल हो गया 9 किलोमीटर, हो 9 किलोमीटर पूर्व दिशा। सही है, ए के संदर्भ में ट्रक बी है 9 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का आना चाहिए। 3:15 का समय हो रहा है घड़ी के अंदर, तो इसका मिरर इमेज पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, मिरर इमेज। और मिरर इमेज निकालना आप सभी को आता है, कितने में से 11, 30 में से घटा दोगे आप 3, 15 को, तो ये आ गया 8, 15। ये लॉजिक होता है मिरर इमेज निकालने के लिए, इतने में से माइनस कर देते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से बताएंगे। 12 वर्ष के बाद तनु की आयु, 12 वर्ष बाद तनु की आयु सक्षम की वर्तमान आयु के बराबर होगी। और फिर उसके बाद एक व्यक्ति और राम भी दिया है, तो एक तो ले लेते हैं सक्षम, तनु और राम, एक्स वाई और जेड मान लेते हैं, एज उनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं ये। ठीक है, प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, सक्षम, तनु और राम की एज मान ली एक्स वाई जेड। अब वो बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद तनु की आयु सक्षम की वर्तमान आयु के बराबर होगी। 12 वर्ष के बाद तनु की आयु है ना, 12 वर्ष के बाद तनु की आयु सक्षम की आयु के, 12 वर्ष बाद की जो आयु होगी, 12 वर्ष के बाद जो तनु की आयु होगी वो सक्षम की आयु की कितनी होगी, बराबर होगी। तो मान लो 12 वर्ष के बाद अगर इसकी आयु ये जो है उसकी वर्तमान आयु के इतने के बराबर होगी, तो यहां से अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या बनेगी, सॉरी, यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, इसको, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कह सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि 12 वर्ष के बाद तनु की जो आयु है सक्षम की वर्तमान आयु के बराबर होनी है। किसकी आयु, इसकी आयु, यानी इन दोनों की आयुओं का अंतर ही तो होगा, तनु बड़ा होगा ना, इसका मतलब तनु बड़ा होगा, क्योंकि 12 वर्ष बाद तनु की आयु सक्षम की वर्तमान आयु के बराबर होगी। तो बड़ा कौन होगा, सक्षम बड़ा होगा, सॉरी, कौन बड़ा होगा, सक्षम बड़ा होगा। सक्षम की जो वर्तमान आयु है उसके बराबर होगी 12 वर्ष बाद के तनु की आयु। 12 वर्ष बाद की तनु की जो आयु होगी वो आयु बराबर होगी किसके, सक्षम की आयु के बराबर। तो इसका मतलब सक्षम बड़ा है, सक्षम और तनु की आयु का अंतर ले लेते हैं, इसका मतलब 12। सक्षम और तनु की आयुओं का अंतर ले लेते हैं हम लोग, कितना, 12। पहली इक्वेशन तो ये ले ली हमने भाई। ये एक चीज समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट से थम्स अप करके बता दो, फटाफट से एक बार थम्स अप करके बता दो कि यस सर ये बात समझ में आ गई हमें। 8:45 क्या बोल रहे हो, सॉरी 11 से 8 में से, ओके सॉरी 11 से 8 में से माइनस कर, ठीक है। चलिएगा इधर, अब देखो यहां पे देखना, 12 वर्ष के बाद तनु की जो आयु है, यानी मान लो अभी y है तो y+12 यही होगी, कितनी हो जाएगी, y+12। वो आयु किसके बराबर होगी, सक्षम के बराबर। ऐसे ले y+12 ये होगी, तो y को मैं इधर ले गया तो ये हो गया x - y = 12, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब वो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद सक्षम की आयु, 5 वर्ष बाद सक्षम की आयु यानी x + 5, 5 वर्ष बाद सक्षम की आयु और 7 वर्ष बाद तनु की आयु, इन दोनों का योग, 7 वर्ष बाद तनु की आयु, इनका योग कितना होगा, 84 होगा। तो सोल्व कर लो इसको, ये बनेगा x + y बराबर, यहां से निकालेंगे 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 उधर जाएगा तो -12, यानी ये बचेगा 72। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, बस खत्म बात। अब इन दोनों को सोल्व कर लो। जब इन दोनों को सोल्व करोगे यहां से, इन दोनों इक्वेशंस को आप चाहो तो सोल्व कर लो, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपके पास में
x की वैल्यू आ जाएगी 42 और y की वैल्यू आ जाएगी 30। इसको सोल्व कर लो आप दोनों इक्वेशंस को। जब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो यहाँ से नहीं, सॉरी, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर ये आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा, 2x बराबर, क्योंकि सारे माइनस हो गए ना ये, तो 2x बराबर आपके पास में आ जाएगा 84 और इसका हो गया आधा 42 और ये आ जाएगा आपके पास में 30। अब वो बोल रहा है कि यदि राम की आयु तनु की वर्तमान आयु का 60% है। ओहो, राम की आयु तनु की आयु का 60% है। तनु की आयु कितनी है, तनु की आयु है 30, तो 30 का 60% कितना हो जाएगा, 30 का 60% हो गया 18, यानी 18 ईयर है। पर उसने 18 साल नहीं पूछी है, उसने बोली कि 10 साल बाद क्या होगी, तो 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, 18 प्लस 10 कितनी होगी, 28। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। तो राम की एज हो जाएगी 28। चलिए, ऑल प्लैनेट्स आर स्टार, ऑल कीज आर डोर, सम कीज आर स्टार, ऑल कीज आर डोर, ये बनाया। अब चेक करिए, सम डोर्स आर नॉट प्लैनेट। सबसे पहले तो पॉजिटिव सेंटेंस है सर, पॉजिटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव कंक्लूजन दे रहा है तो इसको आप देखते ही क्या कर दोगे, रॉन्ग। ऑल कीज आर प्लैनेट, क्या सारे कीज प्लैनेट है क्या, ये भी रॉन्ग। तो आंसर हो जाएगा बोथ रॉन्ग, आंसर आ जाएगा बोथ रॉन्ग। 30 में से आपका क्या स्कोर रहा, मुझे एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे सभी बच्चे कि सर ये स्कोर रहा है मेरा। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि ये स्कोर रहा है। ओके, 30 में से क्या स्कोर रहा आपका, फटाफट से बताइएगा। और जो टेस्ट आप लोग देते हो एवरी संडे को, जो कि देना ही है, 12 बजे होता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, इसमें क्या स्कोर रहा ये भी बताइएगा। अनअकैडमी पर अगर प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। नए बैचेस भी साथ के साथ चालू हो गए हैं जो दीपू 10 कोड लगाने पर आपको मिल जाएंगे 10% के डिस्काउंट के साथ में। और आपके लिए नए बैचेस चालू हो गए हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग पहले खत्म करेंगे और साथ ही साथ खत्म करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, ताकि इसका बर्डन हमारे ऊपर से उतर जाए और हम लोग आगे बढ़ पाए फिर वर्बल रीजनिंग की तरफ। ठीक है गाइस, तो बहुत ही बढ़िया न्यू प्राइजेस दोस्तों रेलवे कैटेगरी के अंदर अभी भी 3600 ही हैं, जिसको आप लोग दीपू 10 कोड लगाने पर 10% के डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। ये प्राइजेस कभी भी बढ़ सकती हैं वापस से, तो इस बात का ध्यान रखें। कैसे ज्वाइन करना है ये बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो, पहले इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद में लॉगिन करो, अपना गोल सेलेक्ट करो। आपका गोल है एसएससी एग्जाम कैटेगरी या रेलवे कैटेगरी, जो भी आपका गोल है गाइस, इस गोल को सेलेक्ट करोगे। जो भी गोल आप लोग सेलेक्ट करेंगे वो गोल ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आप प्लस पे जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, एक मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पूछेगा हैव अ रेफरल कोड, तो उसमें लगाना है आपको दीपू 10। जैसे ही आप लोग दीपू 10 कोड लगाएंगे आपको सभी टीचर्स की क्लासेस को एक्सेस करने को मिलेगा, सारे बैचेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। और ये क्लास दोस्तों यूं समझ लो, सिलेक्शन लेना चाहते हो ना तो एक ही बात बोलूंगा, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के फ्यूचर का पारस का पत्थर है ये क्लास, जो रात को 9 बजे होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। इस क्लास को भूलना नहीं है, लेनी ही लेनी है। ये क्लास फ्री लाइव स्पेशल क्लास होती है, तो बस इसको ज्वाइन कर लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी और रात वाली क्लास भी वहीं पर पिन कर दी जाएगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।